लो बेटा, अधातुओं के भौतिक गुण के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, इनमें चमक नहीं होती है, इनमें चमक नहीं होती है, अपवाद। नीचे पैराग्राफ चेंज करके, अपवाद आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है। आयोडीन एक अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है बेटा। क्या है? चमकीला। आयोडीन चमकीला होता है। सेकंड पॉइंट लिखो, सामान्यतः अधातुएं ठोस व गैस अवस्था में होती है। ठोस व गैस अवस्था में होती है। अपवाद, पैराग्राफ चेंज करके लिखा करो। ब्रोमीन, Br, द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में होता है। कल कौन कौन पढ़ा था घर पे जाके, जो ये मैं करवाया था चैप्टर? खड़ी हो किस बता? एक धातु का नाम बता जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन बताएगा इधर लड़कों में से? बताओ जिसको आ रहा है। एक धातु का नाम मरकरी। क्या होती है? मरकरी, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन वो क्या है? धातु। क्या है बेटा? धातु। अब ये से पूछ ले कि एक अधातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। धातु का पूछे तो क्या लिखना है? मरकरी, और अधातु का पूछे तो क्या लिखना है? ब्रोमीन। क्या लिखना है? ब्रोमीन। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, ये विद्युत की कुचालक होती है। यह विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद, अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। कैसे सुचालक? विद्युत धारा का चालन करता है बेटा इस प्रकार से, जिसके साथ अभी आगे समझाऊंगा। इसमें ग्रेफाइट की दे रखा है, ये क्या है? कार्बन से बना हुआ है। क्या है बेटा? कार्बन से बना हुआ है ग्रेफाइट। कहने का मतलब है क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? विद्युत धारा का चालन कर रहा है। कौन? ग्रेफाइट। इसके बाद में 4 पॉइंट लिखो। 4 पॉइंट लिखो, इसमें लिखो, यह मुलायम होती है। यह मुलायम होती है। अपवाद, हीरा। हीरा
अत्यधिक कठोर होता है। हीरा अत्यधिक कठोर होता है। 5 पॉइंट लिखो। पांचों पॉइंट की जगह नोट लिख लो पहले। हाँ, नोट डाल के लिखो। सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। हीरा है। अब लिखो 5 पॉइंट। इनके गलनांक व क्वथनांक, 5वां, इनके गलनांक व क्वथनांक, इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। अपवाद, ग्रेफाइट, अपवाद, ग्रेफाइट का गलनांक, ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होता है, उच्च होता है। उच्च होता है। 6ठा पॉइंट लिखो। ये जो 5 पॉइंट लगाए ना मैंने, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि 5 में अपवाद आ गए ना, तो ये अपवाद ही इंपॉर्टेंट है बेटा ना। इसके बाद में 6ठा पॉइंट लिखो इसमें। ये आगाध वर्दे, ये आगाध वर्दे नहीं होती। यह आगाध वर्दे नहीं होती। आगाध वर्दे किसे कहते हैं, कौन बताएगा? धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जाती है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं तथा ऐसी धातुओं को जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, वैसी धातुओं को क्या बोलते हैं? आघात वर्धे। क्या बोलते हैं? आघात वर्धे। जो अधातु है उनमें आघात वर्धे का गुण नहीं पाया जाता, यानी इनको पीटकर चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके बाद में 7वां पॉइंट लिखो। ये तन्ने नहीं होती है, ये तन्ने नहीं होती है। यह तन्ने नहीं होती है। लिख लिया। इसके बाद में एक ब्लैक पेन से स्टार करके हेडिंग डालो, नीचे लाइन छोड़ के। अपर रूप एवं अपर रूपता। एक ही तत्व के, लिखो इसमें, एक ही तत्व के, एक ही तत्व के विभिन्न रूप,
एक ही तत्व के विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। एक ही तत्व के विभिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप कहलाते हैं। और यह गुण अपर रूपता कहलाता है। यह गुण अपर रूपता कहलाता है। उदाहरण नीचे लिखो। उदाहरण, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन। आदि। फुलरीन। इधर देखो बेटा, ये जैसे कोई एक ही तत्व है, ठीक है। अब उसी तत्व को अगर उसकी जो संरचना है, यानी जैसे मान लो अभी जो ग्रेफाइट है अपना, कौन सा, ये ग्रेफाइट बेटा, ये इस प्रकार से 6 कार्बनों से मिलकर बना होता है। कितने कार्बनों से? 6। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, ठीक है। फिर नीचे 6 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। इससे ये कनेक्ट, इससे ये कनेक्ट और इससे ये कनेक्ट, इससे नीचे वाले से इधर से ये कनेक्ट। इस प्रकार से क्या होता है? कनेक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब कार्बन से क्या बन रखे हैं? विभिन्न पदार्थ बन रखे हैं। क्या बन रखे हैं बेटा? विभिन्न पदार्थ बन रखे हैं। कहने का मतलब जो उनकी स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक संरचना है, वो क्या है? अलग अलग प्रकार की है। जैसे इसकी क्या है? षटकोणीय। क्या है? षटकोणीय। तो जैसे हीरा है, ग्रेफाइट है, तो ये दोनों की, और हीरा और ग्रेफाइट के अपन जो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन वाला, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तो ये याद रख लेना कि एक ही कार्बन के विभिन्न रूप क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। और कार्बन के अपर रूपों के नाम याद रखना है। कौन कौन से? कोयला, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरेन। अब बुक के क्वेश्चन निकालो बेटा, नीले वाले, पेज नंबर 45। बुक क्वेश्चन पेज नंबर 45। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो, धातुओं के बारे में पूछ रखा है क्वेश्चन 4। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कम रेखा ताप पर द्रव होती है। कौन सी धातु होती है? मरकरी। तो इसका आंसर लिख लो, फर्स्ट का मरकरी। मरकरी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 47। तो बेटा उसका सिल्वर का होता है 80। कितना होता है? 80। प्रतीक क्या होता है मरकरी का? Hg। दूसरा नाम और है बेटा मरकरी का, पारा। क्या है? पारा। तो एक चीज लिख लो, कोई सी भी मरकरी लिख लो और ब्रैकेट में इसका प्रतीक भी लिख लेना, H और G। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन करते हैं ना अपन ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन। इधर देखो बेटा, ये जैसे इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे अपन फर्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, उसके अंदर a और b देते हैं ना। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तो इसके डैश लगाया करो क्वेश्चन फर्स्ट के। फिर वो डायरेक्ट जैसे फर्स्ट दे रखा है तो आंसर लिख के और फर्स्ट करा करो। बहुत सारे क्या करते हैं, इसके भी लगा देते हैं, इसके मतलब लगाया करो, डायरेक्ट आंसर किया करो यहाँ पे ना। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसका आंसर?
मरकरी। क्या है? मरकरी। ब्रैकेट में लिख लेना Hg। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है किस किस को बेटा? सोडियम का प्रतीक क्या होता है? और पोटेशियम है ना प्रतीक। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका बेटा? पोटेशियम का 19। कितना होता है? 19। करो साथ के साथ। इसके बाद में तीसरा, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है और Cu यानी कॉपर। सिल्वर, सिल्वर का प्रतीक क्या है बेटा? और कॉपर प्रतीक Cu। कॉपर कितने का परमाणु क्रमांक कितना है कॉपर का? कॉपर जिंक लास्ट लिखे थे ना 32 तक, 29 है ना। ऐसे याद करो, रटने से याद नहीं होंगे। उष्मा की कुचालक होती है, उष्मा की कौन कौन कुचालक होती है बेटा? जी चांदी। एक तो था लेड, लेड को शीशा भी बोल देते हैं ना। प्रतीक क्या है इसका? Pb। परमाणु क्रमांक 82। हाँ, और मरकरी, मरकरी का बताओ? Hg। परमाणु क्रमांक 80। इसके बाद में क्या हो गया? शांति मैडम को बुला के लाओ। दूसरे का क्वेश्चन आंसर लिख लो बेटा जब तक। आघात वर्धे तथा तन्ने का अर्थ बताइए। तो आघात वर्धे डालो, आंसर लिख के इसका। आघात वर्धे डालो पहले तो। वो रो रही है क्या पता, संभालो आप। आघात वर्धे डाल दिया बेटा। हाँ बेटा, दोनों एक ही नाम है बेटा, लेड बोल सकते शीशा बोल सकते। हाँ तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, लग शीशा ही रहा है ना। इसके निकाटा कैसे, कब मात्रा के कभी नंबर नहीं काटा, मैं शब्द के काटा हूँ है ना। हाँ आघात वर्धे डाल लिया क्या? गिर जाओ नीचे, बाहर ले जाओ उधर। चल रहने दो, वे बुला लेंगे अगर गिर जाएंगे। नहीं है बेटा, डस्टरी नहीं है, स्कूल में बीत गए डस्टरी। आघात वर्धे में लिखो बेटा, लिखो ऐसी धातुएं ऐसी धातुएं जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है
ऐसी धातुएं जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धे कहलाती है। आघात वर्धे कहलाती है। आघात वर्धे कहलाती है। अब डालो बेटा तन्ने। तन्ने तन्ने में लिखो ऐसी धातुएं जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ऐसी धातुएं जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्ने कहलाती है। तीसरे नंबर पे डिंग डालो रेड पेन से। अब इधर देखो धातुओं के और अधातुओं के अपन क्या पढ़ चुके? भौतिक गुण। क्या पढ़ चुके? भौतिक गुण। तो इनमें से इंपॉर्टेंट बेटा ये अपवाद। क्या है? अपवाद। तो हर चीज के तुम्हारे को अपवाद याद होने चाहिए। ठीक है बेटा। इसके बाद में अब पढ़ेंगे अपन उपधातु लिखवाया था ना, तो उपधातुओं के भौतिक गुण नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर में है ही नहीं। ठीक है ना। तो अधातुओं की तो तुम्हारे को बस 7 अधातुएं ही याद रखनी है कि कौन कौन सी 7 अधातुएं जिनके नाम लिखिए, पूछ सकता है उस नंबर में। ठीक है ना। कोई 1-2 धातु अधातुओं के नाम लिखिए। ठीक है बेटा। उपधातुओं की 2 उपधातुओं के नाम लिखिए, 3 के पूछ ले। ठीक है ना। ज्यादा ज्यादा कितनी होती है बेटा? 7। ठीक है। अब डालोगे क्या? अब रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक। अब तीसरा पॉइंट डालो धातुओं के रासायनिक गुण। फिर पढ़ेंगे अधातुओं के धातुओं के रासायनिक गुण। डालो बेटा। हाँ धातुओं के रासायनिक गुण पे डाल देंगे। धातुओं के रासायनिक गुण क्या है? दिक्कत है? अच्छा पहले रासायनिक गुण डालते फिर एक एक पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो धातुओं के पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट चलेंगे। ठीक है ना। धातुओं का दहन O2 से क्रिया। एक मिनट सही है, ये ब्रैकेट में लिख लेना बस। O2 से क्रिया। अब अपन ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक डायग्राम भी बनाया था जहां पर अपन ने मैग्नीशियम को गर्म किया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में। फिर क्या बना था बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था ना। तो कहने का मतलब सभी धातुएं क्या करेगी बेटा? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। ठीक है। ये डाल लिए गए फर्स्ट पॉइंट। लिखो बेटा इसमें लिखो सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर सभी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे लिखना, धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
किस्मत। कौन सा लिटमस पत्थर जिसको सार परिवर्तित करता है? लाल को करता है, नीले को करता है? किसमें? सालानी। सालानी यानी अब सार ये, तो ये सारी क्यों है? क्योंकि, लिखो आगे, क्योंकि धातु ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं। फॉर्मेट लिखे, पहले लिखित थे वैसे। धातु एम लिख दो ब्रैकेट में। एम का मतलब मेटल, प्लस किससे क्रिया करेगी? O2 से। क्या बनाएगी बेटा? धातु ऑक्साइड। ब्रैकेट में MO लिख दो ना, तो उतारो फॉर्मेट। यही याद होना चाहिए रिएक्शनों के लिए। तो उदाहरण फर्स्ट, Cu की O2 से क्रिया उतार लिया। अब इधर देखो बेटा, कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे। किससे? ऑक्सीजन से। कॉपर प्लस O2 क्या बनेगा बेटा? CuO। बैलेंस करो, दो इधर, एक इधर, दो हो गया ना बैलेंस? उतारो दो। अरे रुको 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 रुको, इसमें लिखो पहले। ये डाला ना बेटा, कॉपर की O2 से क्रिया। इसमें लिखो CuO2 से क्रिया करके, CuO2 से क्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब उतारो रिएक्शन। उतारो बेटा। एल्यूमिनियम की O2 से क्रिया, ये लिखना है पेट इसके नीचे। ये लिखो बेटा, ये तो कर लिया ना रिएक्शन ही रिएक्शन, ये इसका ये लिख रहा है, ठीक है। अभी सेकंड उदाहरण लिखो, और ये लिखो Al की O2 से क्रिया। देखने दे देखिए, नहीं इसमें तो डायरेक्ट लिख लेता। डालिए, बताओ मेरे को। एल्यूमिनियम प्लस O2 क्या बनेगा बेटा? एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है? 13 पे। तो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा ना।
तो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर +3 आवेश होता है, +3 आवेश होता है ना। ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, ठीक है। तो इसका एल्यूमिनियम का तो ऑक्सीजन पे चल जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन का x पे आ जाएगा एल्यूमिनियम पे, तो ऑक्सीजन का तो कितना होता है 2, तो L2, और एल्यूमिनियम पे 3 होता है ना, तो इस पे कितना आ जाएगा 3। लिखो बेटा, बैलेंस कर लो इसको, 4 4 3 2। नहीं बेटा नहीं लिखवा है दोस्तों, तुम्हारे को इतना से याद रखना है, वो लिखना भी जरूरी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। अपना समझ में आ गया कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। अब जैसे ये दो रिएक्शन करवाए हो ना, ये तो ये दोनों के अलावा पूछेगा ही नहीं हो, ठीक है ना। अब लाइन छोड़ के और एरो लगा के, लाइन छोड़ के और एरो लगा के और ब्लैक पेन से उभयधर्मी ऑक्साइड हेडिंग डालनी है, बना लिया ना दो। उभयधर्मी ऑक्साइड ये एरो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं बेटा, लवण और जल, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं बेटा, अभी अपन ने धातुओं के ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाया था, धातु ऑक्साइड। क्या बनाया था बेटा, धातु ऑक्साइड। तो वो धातु ऑक्साइड, वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल या तो अम्ल से भी क्रिया करे, अगर अम्ल से भी क्रिया कर रहे हैं, कोई भी धातु ऑक्साइड जो अम्ल से भी क्रिया कर रहा है तो लवण और जल बनाता है, तो उसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड। या कोई भी धातु ऑक्साइड वो किसे, क्षार से या अम्ल, दोनों में से किसी से भी अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाए, लवण और जल। कहने का मतलब जो अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े थे ना, उसी के समान है। किसके समान है, उसके समान। तो इसका बस परिभाषा ये होगी कि कोई भी धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। लिखो बेटा, इसमें लिखो, ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार, अम्ल एवं क्षार दोनों से अभिक्रिया करके, दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अब इधर देखो बेटा, कर लिया क्या, पैराग्राफ चेंज करके एक चीज लिखो, पहले पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है, निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। अभी अपन ने एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई थी ना बेटा, तो क्या बना था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अपन क्या कराएंगे, एक बार तो अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे और एक बार किससे करवाएंगे, क्षार से। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का ये है ना Al2O3, सॉरी Al3O2, यही है ना बेटा, क्या हुआ,
हाँ हाँ, इधर देखो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी किससे क्रिया करवाते हैं? एक बार तो अम्ल से। किससे करवाते हैं बेटा? अम्ल से। अब अपन को पता है क्या क्या बनेंगे? लवण बनेगा और जल बनेगा। तो सबसे पहले अपन जल बनाते थे ना वहां पे, तो इसमें भी क्या बनाएंगे? जल। ठीक है, तो इधर से हाइड्रोजन हट गया ना, इधर से हाइड्रोजन गया, इधर से ऑक्सीजन गया, बचा क्या? एल्यूमिनियम और क्लोराइड। ठीक है ना, तो क्या बनेगा? एल सॉरी Al और Cl3। एल्यूमिनियम में 3 होता है, क्लोरीन पर 1 ही होता है, तो एक को दर्शाते नहीं है अपन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? AlCl3, ये बन गया। ठीक है, बैलेंस बैलेंस भी करता हूँ बेटा, इसको रुको, यहाँ पे लगा लो 6, उतारो, तुम उतारो इसको, 2 और 3, उतारो बेटा। इधर देखो बेटा, अब एक रिएक्शन अपन कहीं ना कहीं वो पढ़े थे, सोडियम जिंकेट पढ़े थे ना, तो उसमें कंफ्यूज होता है, तो वहां पे कंफ्यूज होता है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे जैसे रटे थे ना, यहाँ पे भी रटना है। क्या करना है बेटा? रटना है। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है बेटा, धातु ऑक्साइड है ना, ये क्या है बेटा? सार। क्या है बेटा? सार। तो इससे सार से भी क्रिया करके क्या बना रहा है? एक तो जल बना रहा है और एक क्या बना रहा है? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम। सोडियम, उसको जिंकेट बोलते थे, इसको एल्यूमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम आ गया, वहां पे जिंक था, जिंक था ना वहां पे, तो उसको जिंकेट बोल रहे थे। यहाँ पे एल है, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्यूमिनेट। ठीक है, तो इसका नाम लिख लो, ये उतारो बेटा। आ गया ना उभयधर्मी ऑक्साइड समझ में? परिभाषा, परिभाषा तो रिएक्शनों से याद करना बेटा। हो गया ना? किसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड? बता दे, देख क्यों बता रहा, तो बता दे इधर से ही डायरेक्ट ही। वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल या सार दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। रिएक्शन कर ली दोनों, अब लाइन छोड़ के और एरो लगा के फिर शेडिंग डालो ब्लैक पेन से। लिखो बेटा, धातु ऑक्साइडों की धातु ऑक्साइडों की जल में विलेयता, जल में विलेयता, ब्रैकेट में लिख लेना घुलनशीलता, ब्रैकेट में घुलनशीलता। धातु ऑक्साइडों की जल में विलेयता, ब्रैकेट में लिख लेना है घुलनशीलता। लिख लिया? इधर देखो बेटा, बहुत से धातु ऑक्साइड होते हैं जिनको अगर जल में घोला जाए, किसमें बेटा? जल में, यानी उनके साथ जल मिलाया जाए तो कोई क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे धातु ऑक्साइड है जो जल से भी क्रिया करते हैं बेटा। किससे कभी क्रिया करते हैं? जल से। और क्या बनाते हैं? सार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सार। क्या बनाते हैं? सार। ठीक है, तो लिखो बेटा इसमें नीचे से लिखो, अधिकतम धातु ऑक्साइड, अधिकतम धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं।
जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर सार बनाते हैं। जल में घुलकर सार बनाते हैं। इधर देखो बेटा, कौन कौन से, चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखो पहले कौन कौन से, ऐसे लिख लो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जैसे भाई कौन कौन से जो जल में घुल कर क्या बनाते हैं, सार बनाते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड सूत्र क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड ब्रैकेट में लिख लो Na2O ब्रैकेट बंद एवं पोटेशियम ऑक्साइड, सूत्र बताओ, K2O ब्रैकेट में लिख लो। निम्न प्रकार से जल में घुलकर सार बनाते हैं। निम्न प्रकार से जल में घुलकर सार बनाते हैं। इधर देखो बेटा, ये सोडियम ऑक्साइड है, जिसको किसमें मिलाएंगे बेटा, जल में, तो क्या बनाएंगे, सार। तो क्या बनेगा इधर, NaOH, क्या बनेगा, NaOH। इसी प्रकार से H2O, तो क्या बनेगा अब, KOH, क्या बनेगा, KOH। संतुलित करने पर इधर तो लिख दो 2 और इधर भी क्या लिख दो 2, लिखो बेटा इसको। ये रिएक्शन लिखा है ना ऊपर, ये कर लिया दोनों। अब इधर देखो, यहाँ पे तो ये क्या है बेटा, अम्ल, क्या है, अम्ल है ना। वो इसके पहले जो रिएक्शन लिखी थी अपन ने, वो किधर में, ऑक्साइड के अंदर, तो ये अम्ल है। तो बेटा इसकी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। कैसी होगी बेटा, क्षारीय। अब ये अम्ल और क्षार अपन को पता है, मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो अब ये क्षार है, क्या है बेटा, क्षार, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। तो ये दोनों लिख लो नीचे से, ऐसे लिख लो। हाँ, कर लिया बेटा। अब लाइन छोड़ के और ब्लैक पेन से एरो लगा के फिर हेडिंग डालो। धातुओं की O2 के साथ ब्रैकेट में लिख लो दहन, ब्रैकेट बंद। क्रियाशीलता, यानी जो ऑक्सीजन से धातु की क्रिया करती है ना बेटा, वो कौन सी किस प्रकार से करती है, कौन सी नहीं करती है, वो इस प्रकार से इसमें लिखेंगे अपन, है ना। लिख लिया। अब फर्स्ट स्टार डालो इसके अंदर, एरो लगा के रेटिंग डाल ही ली। अब इधर देखो, जैसे फर्स्ट स्टार ऐसे डालना, फिर मैं बोलूंगा सेकंड तो 2 स्टार बना देना, ठीक है ना। लिखो फर्स्ट स्टार के अंदर लिखो बेटा। अब ये लिथियम लिखो, लिथियम प्रतीक क्या होता है, Li, लिखो ब्रैकेट के अंदर, कोमा। सोडियम प्रतीक क्या होता है,
Na लिखो ब्रैकेट में, कोमा पोटेशियम प्रतीक क्या होता है के। जैसी धातुएं अधिक क्रियाशील होती है, जैसी धातुएं अधिक क्रियाशील होती है इधर देखो बेटा, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम ये क्या करती है, ऑक्सीजन से बहुत तेज गति से क्रिया करती है और जलने लग जाती है। ठीक है ना बेटा। तो अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है, पढ़ा था ना बेटा, क्योंकि इसको आकस्मिक आग से बचाने के लिए केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है ना। क्रियाशील होती है, अतः लिखो बेटा आगे, अतः इन्हें सुरक्षित रखने हाँ, अतः इन्हें सुरक्षित रखने एवं आकस्मिक आग से बचाने के लिए एवं आकस्मिक आग से बचाने सुरक्षित रखने एवं आकस्मिक आग से बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, में डुबोकर रखा जाता है। सेकंड स्टार लगाओ बेटा। इसमें लिखो सोना प्रतीक क्या होता है Au, परमाणु क्रमांक 79 क्या होता है बेटा 79। लिख लो बस भी ये प्रतीक लिख लेना। सोना ब्रैकेट में लिखो Au कोमा सिल्वर प्रतीक Ag, परमाणु क्रमांक 47 अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से कोई क्रिया नहीं करते हैं, यानी सोना और चांदी ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद में तीसरा स्टार कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।